देखो यार, नीट की तैयारी कर रहे हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बिल्कुल मत भूल जाना, जहां से तुम्हारे 2 से 3 सवाल डेफिनेटली आने वाले हैं। अच्छा, अगर अभी तक भी तुमने कवर नहीं करा है या फिर कर लिया है और फास्ट रिवाइज करना है तो दिस सेशन इज फॉर यू। आने वाले नेक्स्ट 40 मिनट में ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कवर कराऊंगा और जहां जहां पे इंपॉर्टेंट आपकी डेरिवेशन है वो बताऊंगा। स्टे ट्यून यहां पे ना, लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन से। एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जहां पे आप लोग इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी को आपस में इंटरकन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों याद रखना है हमें, ये जो रेडॉक्स की कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि डेडिकेटली यहां पे यूज होंगे। जैसे ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसने ऑक्सीडाइज किया मतलब सेल्फ रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि जो रिड्यूस करे यानी सेल्फ ऑक्सीडेशन, और एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली 2 टाइप के हो सकते हैं। एक बोलते हैं गैल्वेनिक सेल जो कि केमिकल एनर्जी की रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें केमिकल एनर्जी हमें डिराइव करनी होती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करना होता है। इन दोनों के ऊपर ही पूरा चैप्टर बना हुआ है, तो 1 बाय 1 सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गैल्वेनिक सेल का। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डैनियल सेल। डैनियल सेल किस चीज से बनता है? जिंक की एक मेटेलिक रोड जो कि डिप्ड है जिंक सल्फेट के ही सॉल्यूशन में, और कॉपर की मेटेलिक रोड डिप्ड है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। जब इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है किसी एक्सटर्नल वायर से तो यहां पे बल्ब ग्लो करने लगता है। तो दोस्तों प्रोसेस बहुत सिंपल है। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते करते पहुंच जाएंगे इस सॉल्यूशन की तरफ, जिस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा? कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होगा। तो यहां पे आप हाफ रिएक्शन एनोड पे देख सकते हैं, कैथोड पे देख सकते हैं। याद रखना कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। ओवरऑल जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, जिसको सॉल्ट की फॉर्म में आप लिखेंगे तो सल्फेट जोड़ दीजिए, बन जाएगा Zn plus CuSO4 gives you ZnSO4 plus Cu। ये है बहुत सिंपल सी वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। अब समझते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्यों काम नहीं करेगा, थोड़ी देर में ये बल्ब बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि चार्जेस जो होंगे वो एक जगह पे क्यूमुलेट होने लगेंगे। इस चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका मूवमेंट बंद हो जाएगा। यहां पे बहुत सारे जिंक इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे और नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयन इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें चाहिए एक हीरो। उस हीरो का नाम है सॉल्ट ब्रिज। आइए समझते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप्ड की ट्यूब होती है जिसको डिप किया जाता है दोनों सॉल्यूशन के अंदर, जो कि चार्ज एक्यूमुलेशन को रिजोल्व करने के लिए ऑपोजिटली चार्ज आयंस पास करती रहती है। इसकी कुछ कंडीशंस है, जैसे इसमें यूज होने वाला इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए? कटायन और एनायन बराबर स्पीड से मूव करने चाहिए, केमिकली इनर्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जाके खुद ही रिएक्ट कर लिए, और ये जो होते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड जो होते हैं हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, जैसे कि KCl, KNO3, NaNO3, अमोनियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। अब बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले इंटरनली सर्किट को कंप्लीट करती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों कंपार्टमेंट में बनाती है, और मिनिमाइज करती है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि दोनों लिक्विड्स को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बचाती है। नेक्स्ट, हाफ सेल एंड सेल रिएक्शन। तो बच्चों क्या होता है हाफ सेल का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल के अंदर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स पे क्या क्या रिएक्शन हो रही होती है। एनोड पे होने वाली रिएक्शन को एनोड हाफ सेल कहते हैं, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन को कैथोड हाफ सेल कहते हैं। जब दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो नेट सेल रिएक्शन बन जाती है। हमेशा मेक श्योर करना कि जब भी आप हाफ सेल और फुल सेल लिखेंगे और 2 इंडिविजुअल इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड शुड बी इक्वल्स टू लॉस्ट। तो हमेशा मल्टीप्लाई करना एक सूटेबल नंबर से ताकि गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, एंड दिस इज कॉल्ड योर ओवरऑल बैलेंस सेल रिएक्शन, जिसके ऊपर आगे चल के बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो नाउ लेट्स हैव सम रूल्स टू रिप्रेजेंट द हाफ सेल और अ कंप्लीट सेल। तो जब भी किसी हाफ सेल कंप्लीट सेल को लिखते हो सेट ऑफ रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि कोई भी 2 अगर मान लीजिए डिफरेंट फिजिकल स्टेट है तो उन्हें हम लोग लाइन यानी वर्टिकल लाइन या कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई गैस दी हुई है तो गैस के लिए उसकी प्रेशर लिखना बहुत जरूरी है। अगर कोई आयंस दिए हुए हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखना बहुत जरूरी है। इन्हें हम इंडिकेट करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। देन आता है हमारे पास में, अगर मान लीजिए कोई सिंगल वर्टिकल लाइन यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया आपने तो एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए सिंगल वर्टिकल लाइन लेंगे। अगर वहां पे हमने सॉल्ट ब्रिज यूज की है सेल के अंदर तो फिर डबल वर्टिकल लाइन को यूज करते हुए हम एनोड और कैथोड को सेपरेट करते हैं। एनोड हाफ सेल को सबसे पहले मेंशन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एनोड हमेशा लेफ्ट में रहेगा और कैथोड हमेशा किस में रहेगा? राइट हैंड साइड में रहेगा, और बीच में दिखाते हैं सॉल्ट ब्रिज को। इसी तरीके से बेटा कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड को अगर आपने यूज करना है, खास करके कोई गैस है या कोई आयन है जिनके पास में कोई सपोर्ट नहीं है, गिर जाएंगे ना वो, तो
इस जगह पे हम यूज करते हैं कोई सॉलिड इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे प्लैटिनम या फिर ग्रेफाइट, जिसका हेल्प करना होता है टू सपोर्ट द एक्वस स्टेट और द गैसियस स्टेट ऑफ द जो भी सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं सेल के अंदर। आइए एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शन हुई किसके साथ में, Fe2 पॉजिटिव आयन जो कि ऑक्सीडाइज हो गए, यानी कि Fe2 पॉजिटिव एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रही होगी, और क्रोमियम जो कि रिड्यूस हो चुका है वो कैथोड की रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को जब हम नोट डाउन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड आएगा, मतलब आयरन 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव का पहुंच जाना। लेकिन सिंस ये आयंस हैं, ये एक्वस स्टेट में, इनको सपोर्ट चाहिए किसी का, तो किसका सपोर्ट लगेगा, किसी मेटालिक रोड का जो कि इनर्ट हो, दैट इज प्लैटिनम, तो प्लैटिनम लगा। उसके बाद में डबल डंडा हमारा दिखा रहा है सोल्ट ब्रिज को, राइट हैंड साइड में Cr2 उसमें चला गया Cr3+ के अंदर, और इनकी स्टेट सेम है इसलिए कॉमा लगा दिया हमने, और सिंस ये सॉलिड स्टेट एक डंडा लगा दिया और प्लैटिनम सॉलिड यहां पे ऐड करेंगे। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज क्या करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ एनोड या फिर एक्सट्रीम राइट ऑफ कैथोड। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो फिजिक्स में वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, केमिस्ट्री में हम ये समझते हैं कि जब भी किसी मेटलिक रोड को उसी के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है, यानी किसी मेटल को मेटल के आयंस में डालें या किसी गैस को किसी गैसियस आयन से पास करें, तो उनके बीच में यानी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन और मेटल के बीच में एक रिलेशन डेवलप होता है, जिससे कि मेटल या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कटायन बना सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो सकते हैं। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को दोस्तों हम लोग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपसे जानते हैं। आइए शुरू करते हैं एक-एक करके। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि मेटल जो आपके पास में N पॉजिटिव के स्टेट में सॉल्यूशन में था, वो कुछ इलेक्ट्रॉन लेके मेटल में डिपॉजिट होने लगेगा। ये वाली रिएक्शन कहां पर होगी, ये हमेशा कैथोड पे होगी। एनोड के ऊपर जनरली क्या होगा, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और लूज करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो आयंस की स्टेट में चला जाएगा। अब ये कोई भी अगर इंडिविजुअल हाफ सेल है तो कभी भी रिएक्शन नहीं होंगी। जब कंप्लीट सर्किट तैयार होता है, दो आपस में इंडिविजुअल हाफ सेल मिलते हैं, तभी एक कंप्लीट सेल बनता है और ये रिएक्शंस होती हैं। तो समझते हैं कि इनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हम कैसे मेजर करते हैं। तो आइए बच्चों बहुत सिंपल से समझते हैं कि ज्यादा कंफ्यूजन ना रखने के लिए यूपीएससी ने बोला कि भैया जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है आज से वही पोटेंशियल कहलाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम की कोई चीज ही नहीं हो। बट एनीवेज चीजों को याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है बच्चों वो रिडक्शन पोटेंशियल है। जो रिडक्शन पोटेंशियल है आपका, उसका अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। देन कम्स कि कैसे मेजर करते हैं किसी भी सेल का ईएमएफ। तो बच्चों इंडिविजुअल हाफ सेल्स के लिए उनका ईएमएफ निकालना बहुत टफ है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो उसके ऊपर आएंगे बाद में। मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल के लिए क्या करते हैं, सेल के अंदर दो फंक्शन होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड के ऊपर रिडक्शन और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जोड़िए, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जोड़िए, जब आपस में ऐड हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो सेल का ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी पूरे सेल के ऊपर क्या पोटेंशियल है। तो सेल का इस पोटेंशियल को हम लोग अगर सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखें तो बन जाएगा कैथोड माइनस एनोड। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद करने का अभी याद कर लीजिए, ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, और दोनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो भैया बात यह आती है कि ये सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस बात पे डिपेंड करता है, जो ईएमएफ है किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे, प्रेशर ऑफ गैस पे, टेम्परेचर पे। और ये रिलेशन हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे नर्स्ड इक्वेशन के अंदर। किसमें सीखेंगे बच्चों, नर्स्ड इक्वेशन के अंदर। तो पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आए कहां से। तो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए सर्किट कंप्लीट करना जरूरी है। सर्किट हमें कंप्लीट करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से। और अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ले, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें, जैसे कि टेम्परेचर मैं यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस मान के चल रहा हूं, प्रेशर मैंने अगर गैस का 1 atm मेंटेन किया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन 1 मोलार ले ली, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। इस स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लिया 0। तो जितना भी अमाउंट वोल्ट मीटर मेजर करेगा वो सारा अमाउंट किसका होगा, जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अलावा इलेक्ट्रोड लगी हुई होगी। तो ऐसे धीरे धीरे दोस्तों एक एग्जांपल से समझना कि जैसे मान लीजिए, पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। कुछ इस तरीके से दिखने वाले इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl का लिक्विड भरा हुआ है 1 मोलार कंसंट्रेशन के ऊपर। इसके अंदर एक इन्वर्टेड हमने ग्लास ट्यूब को डिप किया हुआ है जिसका कनेक्शन है वायर से। ये वायर प्लैटिनम का नीचे होते हुए प्लैटिनम प्लेट पे कनेक्ट कर रहा है, जहां से हम पास कर रहे हैं वायर की हेल्प से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस। इसी सेटअप को नाम देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सीधे चलते हैं
कैसे यूज करते हैं? मान लीजिए मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को लिया, जिंक इलेक्ट्रोड को एनोड बना दिया, इसको कैथोड बना दिया और ऑटोमेटिकली करंट का फ्लो होने लगा, वोल्टमीटर से रीडिंग ले ली। ये रीडिंग क्या बताएगी? ई सेल का फॉर्मूला होता था कैथोड माइनस एनोड। जब कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो एक वैल्यू मिलती है माइनस का 0.76 वोल्ट। इससे हमें पता चला कि जो जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा है? माइनस का 0.76, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ जाएगा? पॉजिटिव का 0.76 वोल्ट। इसी तरीके से सबका हमने मेजर कर लिया। जब सबका मेजर कर लेते हैं और उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिख देते हैं तो बन जाती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विद देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। अगर आप देखेंगे वहां पे ऊपर से, तो यहां पे लिथियम से मैं शुरू करूं तो लिथियम से नीचे आते आते जब हम पहुंचते हैं फ्लोरीन तक, तो सबका जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। मतलब कि खुद का रिडक्शन होने का, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और रिड्यूसिंग एजेंट की पावर घट रही है। तो इसी को याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया, आइए उसको समझते हैं। लीची केला बनाना काजू ना मांगो, आलू जिंजर करी फेंको सीढ़ी को, नीचे सुनहरा पाव है और कुत्ता इंसान होगा आगे पालतू और फालतू। ये 4 सेगमेंट में अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन जिसका 0 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मान के चलते हैं, उसके ऊपर जितने भी हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं, वो सब के सब नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल पोजेस करते हैं और उसके नीचे वाले सारे पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल पोजेस करते हैं। ऊपर से नीचे आने में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर बढ़ती है और रिड्यूसिंग एजेंट की पावर घटती है। चलिए समझते हैं अब रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड डेल्टा जी। दोस्तों डेल्टा जी जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है उसका नेगेटिव में ले लेंगे तो डेल्टा जी बन जाता है। डेल्टा जी का फॉर्मूला बनता है माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में बन जाएगी माइनस एन एफ ई नॉट सेल, नॉर्मल कंडीशन में डेल्टा जी बन जाएगी माइनस का एन एफ ई सेल। बहुत सिंपली हम इसको डिराइव कर सकते हैं। एंड देन हम आते हैं ई सेल वर्सेस डेल्टा जी के इंटेंसिव एक्सटेंसिव नेचर को समझने के। इसके ऊपर काफी सवाल बनते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, हमें समझना पड़ेगा। EMF ऑफ अ सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इस बात पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता कि आपकी रिएक्शन के अंदर कितना आपने अमाउंट ले रखा किसी सब्सटेंस का या कितना उसका आपने स्टोइशियोमेट्री लिया हुआ है। कोई रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो EMF उसका चेंज नहीं होने वाला, EMF सेम रहने वाला है 0.35 0.35। लेकिन डेल्टा जी इस बात पे डिपेंडेंट होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, इसलिए वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। डेल्टा जी बन जाती है, अगर यहां पे ई है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो ये शो करता है एक्सटेंसिव नेचर ऑफ डेल्टा जी यानी गिव्स एनर्जी चेंज, और ये शो करता है इंटेंसिव नेचर दैट कैन नॉट बी एडेड। ई सेल इज कांस्टेंट। तो चलिए दोस्तों अब सीखते हैं नर्स इक्वेशन। क्या जरूरत है नर्स इक्वेशन की? देखो भाई स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर तो आप किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो कैथोड माइनस एनोड करके, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। कोई रैंडम कंडीशन के ऊपर अगर मेरे पास में सेल दिए जहां पे शायद 1 मोलार कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं है, या फिर प्रेशर ऑफ गैस 1 बार नहीं है, या फिर वहां पे टेम्परेचर कोई और लिया हुआ है, तो क्या करें? तो यूज कीजिए नर्स इक्वेशन, जो कि डिराइव होती है हमारी थर्मोडायनेमिक्स की एक कहानी से। हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इस इक्वेशन में अगर डेल्टा जी की जगह पे मैं माइनस का एन एफ ई सेल लिख दूं और डेल्टा जी नॉट की जगह पे मैं माइनस एन एफ का ई नॉट सेल लिख दूं, तो अल्टीमेटली इक्वेशन आती है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉगरिथम ऑफ क्यू। क्यू यहां पे रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन क्वोशिएंट को, जो कि हम इक्विलिब्रियम के अंदर अच्छे से निकालना जानते हैं। और जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है तो क्यू बन जाता है क्या? केसी, केपी या फिर केसीपी। तो दोस्तों समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यू सोल्व करने के बाद में रूम टेम्परेचर हम लोगों ने 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया, 298 केल्विन, तो सोल्व करके ये वैल्यू आ जाती है 0.059 अपॉन एन लॉगरिथम ऑफ क्यू। ये हम 0.06 भी लिख सकते हैं इसे, और डिपेंडिंग अपॉन दी न्यूमेरिकल जो भी आपके पास में कंडीशन आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। देखिए जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन क्या बन जाती है? 0। तो उस केस में डेल्टा जी नॉट जो कि डिफाइंड है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, वो क्या बन जाएगी? डेल्टा जी नॉट बिकम्स इक्वल्स टू आर टी एल एन क्यू। तो दोस्तों उसको सोल्व करा हमने, उसको सोल्व करने के बाद में ई सेल जो रहेगा, जैसे डेल्टा जी 0 तो ई सेल भी हो जाएगा 0, तो ई नॉट सेल कितना बन जाएगा? ई नॉट सेल बन जाएगा आपका 0.059 लॉगरिथम ऑफ के सी पी। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। बहुत ईजी। नेक्स्ट आते हैं एक डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोड जिसको हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, बट हमारे सिलेबस के लिए बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि नहीं, बट इसका नाम है मेटल इंसोल्युबल सोल्ट अनायन इलेक्ट्रोड। एक ऐसी टाइप की इलेक्ट्रोड जिसके अंदर एक मेटल की रोड डिप है और मेटल की रोड कवर्ड है मेटल के सोल्ट से, जो कि इनसोल्युबल है, जो कि स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट है, और इसे डिप किया गया है कंसंट्रेटेड आयन के अंदर, जो कि है इसके ही अनायन। AgCl का अनायन कौन है? Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव के सोल्यूशन की तरह डिप है। क्या फायदा है दोस्तों? ऐसे टाइप की सारी इलेक्ट्रोड जो कि मेटल इंसोल्युबल आयन
जो कि मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट और अनायन कंटेन करती हैं, उन्हें हम सभी को एक साथ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। इसके बेहतरीन एग्जांपल है सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड और क्लोराइड अनायन इलेक्ट्रोड। देन क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड के, मर्क्यूरस क्लोराइड का एक सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिसमें यूज हो रही है Hg2Cl2 एंड देन Cl-। इसी तरीके से दोस्तों मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ में मर्क्यूरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड अनायन हो सकता है, और सेम सल्फेट, लेड सल्फेट एंड लेड का भी आपके पास में एक एग्जांपल हो सकता है। इन सभी को आप डिटेल में मेरे वन शॉट जो मैंने पहले लिया उसमें कवर करना, लेकिन एक फॉर्मूला बहुत सिंपल बता रहा हूं जनरली कि इनके ईएमएफ कैसे निकाले जाते हैं। तो इनके स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, दैट ई नॉट ऑफ एनी मेटल आयन इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू the E naught of its metal to ion electron, मतलब ये इसका SRP वैल्यू दिया हुआ है, प्लस 0.059 by n लॉगरिथम ऑफ क्या ले लेंगे, KSP। यहाँ पे KSP होता है आपका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दैट स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। n यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है वो है, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब बचता है कंसंट्रेशन सेल, एक ऐसे टाइप का सेल जिसके अंदर एनोड और कैथोड एक ही टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं। अगर वो मटेरियल आपका मेटेलिक है तो उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और अगर आपके पास में वो कंसंट्रेशन जो आयंस दिए हुए हैं वो अगर सेम टाइप के यूज हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। आइए शुरू करते हैं एक एक से। सबसे पहले सीखते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। जाहिर सी बात है कि आयंस की कंसंट्रेशन सेम रखनी है, तो क्या होगा यहाँ पे, यानी आयंस की कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगी, उस वजह से सेल वर्क करेगा। बना हुआ एक चीज है, जिंक है, यहां पर C1 कंसंट्रेशन थी, यहां पे C2 कंसंट्रेशन थी। देखिए एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन सेम ही हो रही है, बस ऑपोजिटली लिखी जाएगी। यहां पे क्या होगा, जिंक से बना Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन C1 है। कैथोड पे क्या होगा, Zn2+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जिसकी कंसंट्रेशन C2 थी और बना लिया जिंक। जब जोड़ोगे तो ओवरऑल यही बनेगा, सोल्ड सोल्ड कट जाएगा, Zn2+ से Zn2+ बनना, लेकिन Zn2+ C1 कंसंट्रेशन से कहां चला जाएगा, C2 कंसंट्रेशन से जा रहा है C1। तो इसके लिए जब आप नर्स इक्वेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगी, ई सेल। देखिए इन सारे सेल्स के लिए याद रखेंगे कि ई नोट सेल कितने होते हैं, 0 होते हैं, और डेल्टा जी नोट भी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन ई सेल और डेल्टा जी 0 नहीं होगी, तो उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उनको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल्स टू 0 - 0.059/2 लॉगरिथम ऑफ C1/C2। इसको अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो, सेल को वर्क कराना चाहते हो, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना चाहते हो, तो आपको ये वैल्यू कहां ले जानी पड़ेगी, नेगेटिव में, मतलब C2 बड़ा होना चाहिए C1 से। तो ये अल्टीमेट कंडीशन हो गई। अब समझ जाते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं हमारी, जैसे कि इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों में मैंने क्या किया है, डिफरेंट प्रेशर की वजह से मैंने वो सब किया है। अंदर का जो मैंने इलेक्ट्रोड लिया वो सेम कंसंट्रेशन है 1 मोलार। जब यहां से H2 पास की गई P1 प्रेशर पे, तो एक इक्वेशन बनेगी कि H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन P1 प्रेशर पे। कैथोड पे क्या होगा, यहीं पे 2 H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या चले जाएंगे H2 गैस पे, उसका प्रेशर कितना दिया है P2। ओवरऑल इक्वेशन देखेंगे P1 से P2 बनती हुई इक्वेशन हमें दिखाई देगी, P1 से P2 बनते हुए इक्वेशन लगेगी कुछ इस तरीके से। अगेन ई सेल को पॉजिटिव लाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, ये वाली वैल्यू को नेगेटिव करना होगा, और नेगेटिव करने के लिए P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। ये इसकी अल्टीमेट कंडीशन हो जाएगी। देन अगला पड़ाव आता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम घुस चुके हैं, गैल्वेनिक सेल खत्म हो गया है। इस सेल के अंदर एक ही कंपार्टमेंट में कैथोड और एनोड होते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिप करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब यहां से पास की जाती है तो एनोड और कैथोड के ऊपर डिफरेंट रिएक्शंस होंगे और नए नए सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इस पूरे सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन ले लिया जिसमें 2 टाइप के आयन थे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कैथोड के ऊपर Na पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लेके Na सॉलिड डिपॉजिट कर लिया। इसी तरीके से Cl नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Cl2 गैस को बाहर पास कर दिया। तो कौन कौन से सब्सटेंस मिले, एनोड के ऊपर मिला Cl2, कैथोड में मिला Na पॉजिटिव, Na सोडियम। तो दोस्तों इस तरह की रिएक्शन जनरली नॉन स्पॉन्टेनियस होती है कि हम NaCl से Na और Cl2 बना दें। ऑपोजिटली ये पॉसिबल है, इस तरफ से पॉसिबल नहीं। तो ये तो ऐसी रिएक्शन जो पॉसिबल नहीं है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें चाहिए होती है कंटिन्यूस सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह के सेल कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब मैं आपको समझाता हूं, अगर मान लीजिए मैंने एक्वस NaCl लिया होता तो क्या होता। जब एक्वस NaCl लिया तो 2 तरह के आयन पहले से प्रेजेंट है, Na+ और Cl-, लेकिन पानी खुद भी थोड़ा बहुत इक्विलिब्रिएट होकर क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सवाल ये है कि जब एक से ज्यादा टाइप के कटायन और एक से ज्यादा टाइप के आयन हो तो दोस्तों एक थ्योरी लगती है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव डिस्चार्ज थ्योरी, जो कि ये कहती है कि भैया एक बार में दोनों आयन नहीं जाएंगे, एक बार में वो पहले आयन जाएगा जिसकी डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी ज्यादा है और डिस्चार्ज होने की एनर्जी कम है। जो डिस्चार्ज होने में एनर्जी क्या होगा, कम लगेगी, जिसको वो पहले जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसी एग्जांपल से। तो मैंने देखा कि यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन जीत किया जाने में और इधर की तरफ हाइड्रोजन जीत जाएगा। तो सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, यहां पे NaCl और OH+ में
आप NaCl और H में इधर से हाइड्रोजन जीत जाएगा, इधर से क्लोरीन जीत जाएगा, बच्चे में जो है NaCl Na और OH का सोल्यूशन बच जाएगा। इसलिए ब्राइन सोल्यूशन यानी एक्वस NaCl के सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH का सोल्यूशन बनाते हैं। आइए रिएक्शंस को समझते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होना था, 2 Cl- ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl2 गैस प्रोड्यूस कर दी। कैथोड पे रिडक्शन होना था, 2 H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस प्रोड्यूस कर दी। लेफ्ट ओवर NaOH था, इस वजह से कंटिन्यूअसली विद द टाइम pH बढ़ती रहेगी क्योंकि कंसंट्रेशन होता जाएगा, ये वाली चीजें निकलती जाएंगी और NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब समझते हैं कि सिलेक्टिव डिस्चार्ज थ्योरी क्या होती है। वो ये कहता है कि वो कटायन जिसके पास में हाई SRP वैल्यू है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका पोटेंशियल रिड्यूस होने का ज्यादा है, वो कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है भैया, इजीली रिड्यूस हो जाएगा। एक ऐसा अनायन जिसके पास में ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, हाई एसओपी वो प्रोड्यूस करता है, तो वो जाएगा आसानी से ऑक्सीडाइज होने के लिए एनोड के ऊपर। तो दोनों का ऑर्डर आप अभी के अभी याद कर लीजिए। ऑर्डर बहुत सिंपल है, जैसा ऑर्डर आप लोगों ने अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा हुआ है ऊपर से नीचे जाते समय, उतना ही ऑर्डर यहां पे फॉलो होना है, उतना ही इजीनेस हो जाएगी। लिथियम से लेकर नीचे की तरफ जब आएंगे, लीची के लाल बनाना काजू ना मांगो, तो कॉपर वगैरह बहुत इजीली जाएंगे, लिथियम वगैरह डिफिकल्टी से जाएंगे क्योंकि वो आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं अनायन की बात करूं तो यहां पर भी एक ऑर्डर छोटा सा याद कर लेंगे। जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट होगा उतना ज्यादा पकड़ लेगा पानी उसको। तो हेलोजेंस आर गुड, हेलोजन में भी जो बड़े साइज के हेलोजन है दे आर फार बेटर टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड। तो ऑर्डर बनेगा आयोडाइड इज बेटर देन क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट एंड देन सल्फेट एंड देन फॉस्फेट एटसेट्रा। तो बच्चों ये आपको सीखना था, उसके बाद में आप कुछ एप्लीकेशन ट्राई करना। इसके ऊपर एक और सवाल बनता है, इसे कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। माइकल फेराडे नाम के एक बड़े साइंटिस्ट है जिन्होंने पहला लॉ दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वो ये कहते हैं कि जितना भी अमाउंट ऑफ गैस लिबरेट हो रही है या फिर मास ऑफ मेटल डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट। तो W इज द मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इज द चार्ज। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो W बिकम्स इक्वल्स टू ZQ। Z होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसका फॉर्मूला होता है यहां पे आपका उसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फेराडे या फिर मोलर मास अपॉन n फैक्टर इनटू फेराडे। बात बिल्कुल कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला ओवरऑल बन जाएगा W इक्वल्स टू ZIT। नेक्स्ट सेकंड लॉ ने बोला कि अगर मान लीजिए दो सेल को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो कि दोनों में करंट बराबर जा रहा है, अगर दोनों में करंट बराबर जाएगा तो जो मास आपके पास में डिपॉजिट होगा दैट विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास। तो क्या होगा, वो उनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियोज के बराबर आएगा। यानी मास डिपॉजिटेड ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड मास डिपॉजिट ऑफ कॉपर विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। जैसे मुझे पता भी इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा सर, 27 हो गया मोलर मास, डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी कितनी होती है 3, कॉपर का 63.5 और उसकी वैलेंसी कितनी होती है जनरली 2। तो इस तरीके से आप उनके मासेस के कंपैरिजन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगर हम कंडक्टिविटी के बेसिस पे 3 चीजों में डिवाइड करते हैं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स वो होते हैं जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने थ्रू पास होने देते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, इंसुलेटर अवॉइड करते हैं, और सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के। इस डेटा पे तो कभी सवाल नहीं बनता केमिस्ट्री में, लेकिन जिस पे सवाल बनता है उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेटालिक, होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक कंडक्टर मतलब वायर जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि एक्वस सॉल्यूशन जिनके अंदर आयन फ्लो करते हैं। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा मेटालिक वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक का, देखिए यहां के ऊपर जो ये सारे मेटालिक वायर्स हो जाएंगे, इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शंस आ जाएंगे, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर जो होते हैं मोबिल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह, और यहां पे कैटायन और अनायन का मूवमेंट होता है। इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, वहां पे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। यहाँ पे मेटालिक कंडक्शन जो होती है बच्चों वो इंक्रीज होती है जब भी हमारे पास में टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज ही होगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर से डिक्रीज होती है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब भी किसी मेटालिक वायर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनके मेटल कर्नेल हिलने लगते हैं, उनके वाइब्रेशन से भागने वाले इलेक्ट्रॉन उस मेटल के गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कंडक्शन घट जाती है। वहीं पे अगर इलेक्ट्रोलाइट को आप टेम्परेचर दोगे तो वो डिसोशिएट होता जाएगा, उसके डिसोसिएशन की वजह से अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, ज्यादा आयन अवेलेबल होंगे तो ज्यादा कंडक्शन बढ़ती है। ये मैंने यहाँ पे समझा रखा है, मैं आपसे नोट शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट आता है, आपने पढ़ा भी होगा ओम्स लॉ वगैरह में, और नॉट जस्ट ओम्स लॉ, आपने रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूले पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड R बिकम्स इक्वल्स टू रो L बाय A, जहां पे R रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट ओम होती है, और रो यहां पे कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी जिसकी यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करने की तो बनेगी ओम इंटू सेंटीमीटर। हम यहाँ पे सेंटीमीटर्स में डील करते हैं सारी चीजें ना, हम मीटर में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो फिजिक्स में पढ़ते हो लंबे लंबे वायर्स वो मीटर में लिए जा सकते हैं। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो किस में आएंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट, छोटे छोटे सेल आते हैं, उनको सेंटीमीटर में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे L बाय A को हम लोग कहते हैं G स्टार, जो कि कहलाता है सेल कांस्टेंट, और ऐसे ही करके हम सारी चीजों के रिलेशन को डेवलप करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा। कप्पा देखिए दोस्तों, जैसे 1 बाय रो अगर जो होता है उसको हम कप्पा का नाम देते हैं, जिस तरीके से 1 बाय R को हम लोग G कंडक्टेंस का नाम देते हैं। तो दोस्तों इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास में फॉर्मूला जो है वो कप्पा का क्या बन जाएगा, G इंटू A बाय एल, G इंटू A बाय एल। अगर A बाय एल की वैल्यू मैं 1 कर दूं तो ये उसी कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो A बाय एल की 1 करने के लिए मुझे एरिया भी 1 लेना पड़ेगा, लेंथ भी 1 लेनी पड़ेगी। तो जब मैं एरिया और लेंथ सब चीजें 1 यूनिट ले लेता हूं तो कह सकते हैं कि सर 1 यूनिट ही हमारे पास वॉल्यूम की हो जाएगी। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml सोल्यूशन। ml क्यों है, क्योंकि हम cc यानी सेंटीमीटर में डील कर रहे हैं ऑफ द सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन आपने 1 ml लिया हुआ है तो उसकी कितनी कंडक्टेंस है उसको हम लोग क्या कहलाते हैं, वी कॉल इट कंडक्टिविटी, कप्पा। इसी तरीके से बच्चों कंडक्टिविटी जैसे ही एक और टर्म होती है जिसको कहते हैं मोलार कंडक्टेंस। मोलार कंडक्टिविटी या मोलार कंडक्टेंस जो होती है बच्चों, दिस इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्शन देता है उससे हम लोग कहते हैं उसकी मोलार कंडक्टेंस। अगर हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं लैम्डा में यानी मोलार कंडक्टेंस में वर्सेस कप्पा के अंदर, तो यहां पर एक रिलेशन आता है दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी कैपिटल है। तो अगर हमें सोल्यूशन की मोलैरिटी पता है तो हम ऐसे एक फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगेन याद रखिए कि हमारे सारे यूनिट्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो सब इसमें होते हैं ना। ये है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जिसे हम लोग सीमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोलते हैं। इस तरीके से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट में देखिए यहां पे नीचे लगा हुआ है मोल पर मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट बन जाएगी दोस्तों ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों इस तरीके की यूनिट किसकी हो जाती है, हमारे लैम्डा की। नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने से क्या फर्क पड़ेगा, देखो यार हमें पता है कि अगर मान लीजिए कोई एक यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइंड कोई कंडक्टेंस है जिसको हम लोग कप्पा कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, उसमें आप पानी डालोगे, उसको डाइल्यूट कर दोगे तो यूनिट के लिए डिफाइंड है। तो एक यूनिट आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो घट जाएंगे, इसलिए कंडक्शन डिक्रीज होती है, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। लेकिन अगर मैं बात करूं मोलार कंडक्टेंस की, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन है, तो उसमें जितना पानी डालूंगा उतनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा टूटेगा इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस आएंगे। तो यहां पे 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो क्या होगा, कंडक्शन भी बढ़ता है। इसलिए दोनों ऑपोजिटली वर्क करते हैं। डाइल्यूशन के साथ में कप्पा डिक्रीजेस एंड लैम्डा इंक्रीजेस। कितना इंक्रीज हो जाएगा, इनफाइनाइट अगर मैं वॉल्यूम कर दूं, इनफाइनाइट अगर मैं डाइल्यूशन कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो उसको कहते हैं उसकी मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्शन। तो मैक्सिमम पॉसिबल मोलार कंडक्शन को निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोगों ने एक प्लॉट बनाया, ग्राफ बनाया, लैम्डा मोलार वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी। इस ग्राफ को जो डी बाई हकल ओन-स्टैगर इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ कुछ ऐसा जाता रहा, हमने कंसंट्रेशन घटाते रहे, पानी डालते रहे, डाइल्यूट करते रहे और इस तरीके से ग्राफ दिखा। लेकिन जैसे ही हम क्लोज पहुंचेंगे तो हमें पता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो कर नहीं सकते, जीरो कंसंट्रेशन हो नहीं सकती, वो तो एक थॉट है। तो हमने एक्सट्रापोलेशन करके इसको ऐसे मैच कर दिया, जहां पर ये कनेक्ट कर रहा है वहां से में क्या निकल जाएगी, लैम्डा नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्व। तो ये केसीएल के लिए हो जाएगा। केसीएल के लिए हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम उसकी पॉसिबल लैम्डा एम, यानी लैम्डा नॉट एम। बट बच्चों ये एक फॉर्मूला फॉलो करेगी, लैम्डा में इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी, जहां पे ए एक कांस्टेंट है गिवन सॉल्वेंट के लिए एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। लैम्डा नॉट जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल मोलर कंडक्टेंस है जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए डिफाइंड है, और लैम्डा डिफाइंड है किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर। लेकिन ये चीज जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ट्राई की गई, जैसे कि आपके पास में CH3COH के लिए, तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये ग्राफ पहले तो बहुत ही लीनियर चलता रहा, लेकिन उसके बाद में ये एक अजीब तरीके के वेरिएशन से सडनली बढ़ने लगा। जब ये सडनली बढ़ेगा तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया, यानी मैं अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो भी मैं इसको मिला नहीं पा रहा, यानी मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर लैम्डा नॉट नहीं निकाल सकता वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो क्या करूं, मेरे को हेल्प लेनी पड़ी कॉलरॉश की। कॉलरॉश ने बोला कि यार जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूट कर ही रहे हो तो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा। तो उन इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टेंस का अगर आप सम कर दोगे मोलर कंडक्टेंसेस का, तो वो बन जाएगी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे हमने जिन चीजों की हमें नॉलेज है, जिनको हम
लोग जानते हैं, जिनको हम लोग निकाल सकते हैं डिबाई-हकल-वॉन-सेगर वाली इक्वेशन से, उससे बाकी के हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे CH3CONA का पता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मुझे HCl का पता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मुझे NaCl का पता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन मुझे CH3COH का नहीं पता क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या होगा, मैंने इसको सम किया, मैंने HCl को सम किया, मेरे साथ में CH3CO जुड़ गया, H जुड़ गया, एक्स्ट्रा क्या है Na और Cl, तो NaCl माइनस कर दिया, तो क्या मिल जाएगा मेरे पास में ओवरऑल दैट फॉर CH3COH। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग इनको अप्लाई करके क्वेश्चंस लगाएंगे। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और Ka से रिलेटेड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत सिंपली क्या बन जाएगी, लैम्डा एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट इल्यूशन। दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बन जाएगा, C इंटू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और अल्फा कहां से आ जाएगी, यहां से आ जाएगी। अब आते हैं दोस्तों, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बैटरी। बैटरी क्या होता है, कलेक्शन इन सीरीज ऑफ सो मेनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिससे कि हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या मिल सके, वोल्टेज मिल सके। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम दो तरह के सेल यूज करते हैं, ड्राई नहीं, हम पढ़ते हैं प्राइमरी बैटरी, एक बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जिनको एक बार यूज किया फेंक दो, जैसे हमारे टीवी रिमोट में यूज होती हैं, इस तरह की बैटरीज, ठीक है। लेकिन अगर हम उनको रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल की बैटरी, तो वो क्या कहलाती है, आपकी सेकेंडरी बैटरी। तो एक एक करके पढ़ते हैं सबको। पहले आता है जो ड्राई सेल में पढ़ना है हमें, यानी कि हमें जो प्राइमरी पढ़नी है वो दो पढ़नी है, मर्क्यूरी और ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है बच्चों, हमारा वो लिपो सेल जो रेडियो वगैरह में यूज करते हैं, टीवी के सेल में यूज करते हैं। किससे बना होता है, वो एक जिंक के कप से बना होता है। जिंक कप यहां पर वर्क करता है एज एन एनोड, और अंदर के साइड में जो कार्बन की रोड है आपकी, कार्बन की रोड वर्क कर रही है एज अ कैथोड, लेकिन कार्बन तो इनर्ट है, कार्बन जिसमें लिपटा हुआ है MnO2 सॉल्यूशन में और NH4Cl में, तो MnO2 यहां पर वर्क कर रहा होता है एज अ कैथोड, और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो है आपका NH4Cl, जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो रिएक्शन क्या हो गया, ये समझते हैं कि एट द रेट एनोड जिंक चला जाएगा Zn2+ में, दो इलेक्ट्रॉन देके, कैथोड में MnO2 NH4 से इलेक्ट्रॉन लेके बना लेगा MnOOH हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, यानी यहां पे पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, पॉजिटिव की 4 से रिडक्शन के अंदर, और प्रोड्यूस करता रहता है साथ साथ में अमोनिया गैस। तो फाइनली जब बहुत सारा समय हो जाता है तो जिंक उस अमोनिया गैस से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है व्हाइट कलर का सॉल्ट, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि अब ये धीरे धीरे खराब होने लगा है। इसका वोल्टेज जो आता है सेल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट तक आता है। इसे कॉमनली यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स के अंदर। नंबर 2 आता है मर्करी सेल, ये वो बटन सेल है जिसको हम लोग यूज करते हैं वॉचेस के अंदर। प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जिंक ही यहां पे काम करता है, अमलगमेटेड जिंक हाइड्रोक्साइड आयन से रिलेट करके बनाता है रिएक्शन करके ZnO। इसी तरीके से कैथोड के ऊपर क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट वाटर से रिएक्शन करके बना लेता है मर्क्यूरी लिक्विड और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर देता है। ओवरऑल देखा जाए सेल रिएक्शन, तो जिंक HgO से रिएक्शन करके रिप्लेस कर रहा है Hg को, Hg लिक्विड प्रोड्यूस कर रहा है, जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ के सेल पोटेंशियल रिलेटिवली कम है, ये लो करंट डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे कि वॉचेस, हियरिंग एड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है लेड स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी सेल का एग्जांपल, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली रिकमेंडेड है, इसकी एक एक रिएक्शन रट लेनी है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे पैरेलली जो होती है इस तरीके से प्लेट लगी हुई होती है, हर एक प्लेट के अंदर जो होता है दोस्तों बीच में सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ रहता है, और हर एक प्लेट जो होती है किसकी बनी होती है, लेड और लेड ऑक्साइड की, लेड डाइऑक्साइड की। तो क्या होगा, एट द रेट एनोड लेड जो होगा सल्फेट से रिएक्शन करके लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड के ऊपर जो होगा आपका लेड PbO2 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, PbSO4 के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। दोनों रिएक्शन को जब जोड़ोगे तो ओवरऑल रिएक्शन ये निकल के आएगी, लेड प्लस लेड ऑक्साइड गिव्स यू विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन रिवर्स भी हो जाती है जब हम लोग चार्जिंग के लिए जाते हैं। इस तरह के सेल जो होते हैं वो ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर में यूज होते हैं। इसी तरीके से निकेड सेल, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जब मैं आपसे शेयर करूंगा इसका PPT तो आप पढ़ेंगे, मैं सीधे लेके आऊंगा आपको फ्यूल सेल के अंदर, एक ऐसे टाइप के सेल जिनके अंदर फ्यूल्स की कंबशन रिएक्शन की एनर्जी को यूज करके हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं, फिर उस एनर्जी से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को रन करते हैं। तो दोस्तों उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबशन नहीं होता है, एक डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होती है। यहाँ पे एक चैम्बर से ऑक्सीजन और एक चैम्बर से हाइड्रोजन को पास किया जाता है। एनोड वाले चैम्बर में ऑक्सीजन पास हो रही होती है, कैथोड वाले चैम्बर में हाइड्रोजन पास हो रही है। बीच में जो हम लोग लेते हैं वो KOH लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बेसिक मीडियम में। और रिएक्शंस जो होती है वो देखेंगे, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन ने पानी से रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन लिए और 4OH माइनस प्रोड्यूस किए। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि H2 जो होगा वो OH माइनस के साथ रिलेशन करके H2 और 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये दोनों रिएक्शंस को सम कर देते हैं, H2 प्लस O2 से H2 बनता है, तो रिएक्शन लग रही है कि कंबशन हो रहा है, लेकिन अगेन ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन, ये एक तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन होती है, नॉट अ कंबशन वन। इसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज करा जा रहा है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ही बढ़िया सेल है। और बच्चों, आई होप आपको सबको पसंद आया मेरा सेशन। मैं अगला सेशन केमिकल काइनेटिक्स पे जल्दी लेके आऊंगा। मुझे खूब सारा प्यार दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को सर्कुलेट कर लीजिए, सबकी हेल्प करो आधे घंटे में चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026।